गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? फाइन। आज हम शुरू करते हैं हमारा हिस्ट्री का चैप्टर द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। ठीक है, द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? इसमें हम पढ़ेंगे इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में कि इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत कहाँ से हुई थी, इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे हुआ था और इंडस्ट्रियलाइजेशन का क्या मीनिंग है। ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले चैप्टर की स्टार्टिंग हो रही है इस पिक्चर से। देखो, ये पिक्चर आपकी बुक्स में भी दे रखी है, एनसीईआरटी में, आप अपनी बुक से टैली कर सकते हो। तो इस पिक्चर में क्या शो किया गया है? देखो, डॉन ऑफ द सेंचुरी, यानी कि सेंचुरी जो है, सेंचुरी यानी शताब्दी की एक कल्पना की गई है और उसमें शताब्दी, पूरी शताब्दी का एज अ कंक्लूजन इस पिक्चर में दे रखा है। इसमें क्या है? देखो, एक ही आपको फेरी दिख रही होगी। ठीक है, ये फेरी जो है यानी ये जादूगर टाइप का, जादूगर कुछ टाइप का है। और यहाँ पे जो है अलग अलग मशीनें आपको दिख रही होंगी। ये देखो, ये मशीनें आपको दिख रही हैं। ये मशीनें ये शो कर रही हैं कि जो ये सेंचुरी है, जो ये शताब्दी है, इस शताब्दी में ये चीज़ें जो हैं वो होने वाली है, इन चीज़ों का आविष्कार होने वाला है। और ये चीज़ें जो है, ये मशीनें जो हैं, ये हमारे इंडस्ट्रियलाइजेशन को सपोर्ट करने वाली हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे देखो आप दो मैजिशियन हैं। तो मैजिशियन दिख रहा है, ये मैजिशियन जो है ये वो है इंजीनियर टाइप के हैं। तो देखो, इस मैजिशियन ने क्या बनाया? इसने बिल्डिंग्स बनाई। और इस मैजिशियन ने भी ये जैसे कि ये वो है डैम है, ठीक है, ये ब्रिजेस हैं, ये वो है बिल्डिंग्स हैं। तो ये चीज़ें जो हैं उस समय में इन लोगों को जो इसकी कल्पना करते थे उनको मैजिशियन कहा गया। टू मैजिशियंस, देख रहे हो? मैजिशियंस क्यों कहा गया? क्योंकि जादूगर हैं। इन्होंने एकदम से बिल्डिंग को खड़ा कर दिया, इन्होंने ब्रिजेस बना दिए, इन्होंने जो बिल्डिंग्स हैं वो सब बना दी। तो इन सब की वजह से इनको मैजिशियंस कहा जाने लगा। तो ये सब चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए चैप्टर शुरू करते हैं। सबसे पहले चैप्टर में है द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन का एज, इंडस्ट्रियलाइजेशन के एज के से रिगार्डिंग देखो हम क्या पढ़ते हैं। द हिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इज ऑल अबाउट डेवलपमेंट एंड टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस। अगर हम इंडस्ट्रियलाइजेशन की हिस्ट्री को देखें तो ये पूरी तरह से डेवलपमेंट है टेक्नोलॉजी का, टेक्नोलॉजी के प्रोग्रेस का। देखो, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का विकास होता है वैसे वैसे डेवलपमेंट जो है वो बढ़ता है। और डेवलपमेंट जो है वो, अब देखो, पहले ज़माने में क्या होता था? पहले ज़माने में काम जो है वो हाथों से किया जाता था। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी, टेक्नोलॉजी बढ़ने से क्या हुआ? हमारे हाथ में नई नई चीज़ें आने लगी। हम अब जो है ज़्यादातर काम जो है हम किससे करते हैं? हम मशीनों से करते हैं। जैसे एक एग्जांपल ले लो, पहले क्या होता था? आज से करीब 20 साल पहले लोगों के पास फ़ोन नहीं होते थे, या फ़ोन होते थे तो कैसे होते थे? किसी के घर में लैंडलाइन में एक आध फ़ोन लगा हुआ है और पूरा मोहल्ला, पूरा आस पड़ोस जो है वो उसी का नंबर सबको दे रहा है। तो फ़ोन का इतना ज़्यादा चलन नहीं था, फ़ोन के बारे में लोग इतना सोचते नहीं थे। लेकिन आज की डेट में आप देखो, एक ही घर में आपको 10-10 फ़ोन मिलेंगे। अगर आपके घर में 10 मेंबर हैं तो डेफिनेटली उन 10 के पास फ़ोन होंगे। और आपका जो सोशल मीडिया है वो आपके हाथ में है। आप किसी को मेल कर सकते हो, किसी को मैसेज कर सकते हो। पहले क्या होता था? पहले लेटर्स लिखे जाते थे। तो ये सब जो है, ये जो चेंजेस आए हैं बच्चों, ये आए हैं टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस की वजह से। टेक्नोलॉजी, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ है वैसे वैसे ये चेंजेस जो हैं वो आए हैं। तो ऐसे ही इंडस्ट्रियलाइजेशन की अगर हम इतिहास की बात करें, हिस्ट्री की बात करें, तो इसमें जितना भी डेवलपमेंट है वो टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस की वजह से ही आया है। आगे देखते हैं। इवन व्हेन फैक्ट्रीज वर नॉट देयर इन इंग्लैंड, देयर वाज अ लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन फॉर इंटरनेशनल मार्केट। देखो, अब इंग्लैंड जो है, इंग्लैंड में फैक्ट्री वर नॉट देयर इन इंग्लैंड, मतलब कि इंग्लैंड में जब फैक्ट्री नहीं थी तब भी बहुत बड़ा लार्ज स्केल में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होता था इंटरनेशनल मार्केट में। ठीक है, इंटरनेशनल, इंग्लैंड में हालांकि कोई फैक्ट्री नहीं थी, कोई फैक्ट्री सेटअप नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी इंटरनेशनल मार्केट में जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है वो काफ़ी बड़ा था। दिस पीरियड इज़ रेफर्ड टू
एज प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन बाय द हिस्टोरियन। और इस पीरियड को जो हिस्टोरियन है, जो इतिहासकार हैं, उन लोगों ने प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन कहा था कि जब इंग्लैंड में फैक्ट्री नहीं थी, लेकिन फिर भी इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होता था, तो इस एज को प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन कहा गया था। देखो बच्चों, ये प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है, ये 1 नंबर के क्वेश्चन में आपका पूछा जा सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो इसमें आपने एक लाइन में इसका आंसर देना है। इसके आंसर को आप यहाँ से एज अ नोट्स भी बना सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिफोर द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, अब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से पहले क्या था, देखो उससे पहले की हम कहानी पढ़ते हैं। In the 18th and 19th century, merchants started migrate to the countryside, supplying money to peasants and artisans, persuading them to the produce for an international market. अब देखो, अभी हमने इससे पहले पॉइंट में क्या बताया था, इंग्लैंड में इंडस्ट्रीज़ नहीं थी, लेकिन फिर भी इंटरनेशनल मार्केट में इंडस्ट्रियल जो प्रोडक्शन था वो बहुत ज़्यादा था। ये प्रोडक्शन आता कहाँ से था, देखो 18 और 19 सेंचुरी में जो मर्चेंट्स थे, जो व्यापारी थे, उन लोगों ने माइग्रेट करना शुरू कर दिया कंट्री साइड में, मतलब कंट्री का जो साइड का एरिया था, गाँव कस्बों, इन जगहों पर उन्होंने माइग्रेट करना शुरू कर दिया। अब वो क्या करते थे, पीजेंट्स को, आर्टिशंस को पैसा दे देते थे और परस्यूडिंग डैम टू प्रोड्यूस फॉर एन इंटरनेशनल मार्केट, और उनको परस्यूड करते थे, यानी कि उनको प्रेशर देते थे कि वो इंटरनेशनल मार्केट के लिए सामान को प्रोड्यूस करे, सामान को बनाए। गुड्स जो है, जो कि इंटरनेशनल मार्केट में बेचे जाते थे, उस सामान को, उन चीज़ों को, उन गुड्स को ये लोग बनाए, जो गाँव में रहने वाले पीजेंट और आर्टिशंस थे। In the countryside, poor peasants and artisans began working फॉर मर्चेंट्स। अब जो कंट्री साइड के लोग थे, जो गांव कस्बों के लोग थे, वो क्या करते थे, वो जैसे पीजेंट्स होते थे, आर्टिशंस होते थे, गरीब लोग होते थे, वो इन मर्चेंट्स के लिए काम करना शुरू कर देते थे, या इन मर्चेंट्स के द्वारा जो भी उनको पैसे दिए जाते थे, उस पैसे से ये इनके लिए काम करते थे। नाउ दे कुड रिमेन इन द कंट्री साइड एंड कंटिन्यू टू कल्टिवेट देयर स्मॉल प्लॉट। इससे उनको क्या फ़ायदा होता था कि वो कंट्री साइड में, यानी अपने ही जगह पे रहते थे, और वो अपने स्मॉल प्लॉट्स को, यानी जो उनके छोटे छोटे, अब गरीब मजदूर है, किसान है, आर्टिशंस है, पीजेंट है, तो इनके पास ज़मीन भी कम ही होगी, छोटी होगी, तो वो अपने छोटे प्लॉट में कल्टीवेट भी कर लेते थे। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे पढ़ते हैं हम प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन। ठीक है, अभी आप पीछे मैंने बताया था प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन का टाइम जो था, इंग्लैंड में इंडस्ट्रीज़ नहीं थी, लेकिन फिर भी इंटरनेशनल मार्केट में जो प्रोडक्शन था, वो प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा था। इस टाइम को प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन कहा गया था। इनकम फ्रॉम प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोडक्शन सप्लीमेंटेड देयर श्रिंकिंग इनकम फ्रॉम कल्टीवेशन। अब देखो, अगर हम प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोडक्शन की बात करें, तो इसने क्या किया था, इनकम फॉर कल्टीवेशन को श्रिंक कर दिया था, कम कर दिया था, क्योंकि अब देखो लोग जो थे वो अपने प्लॉट्स पे कल्टीवेशन तो करते थे, लेकिन जो कंट्री साइड के लोग थे, उनको जब पैसा मिलने लगा और उनको ज़बरदस्ती जो मर्चेंट्स थे वो काम कराने लगे, वो प्रोडक्शन कराने लगे, तो थोड़ा सा उनका ध्यान जो था वो कल्टीवेशन से हट गया। तो उसने इस चीज़ को, प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोडक्शन ने जो कल्टीवेशन था उसको श्रिंक कर दिया, उसको कम कर दिया। दिस सिस्टम हेल्प टू डेवलप क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन द टाउन्स एंड द कंट्री साइड एज मर्चेंट वर बेस्ड इन द टाउन्स बट द वर्कर्स इन द कंट्री साइड। और इस सिस्टम ने क्या किया, इस सिस्टम ने जो टाउन और कंट्री साइड का जो रिलेशन था उसको भी बहुत मजबूत कर दिया, या उसको भी क्लोज कर दिया, या उसको भी उसको ऐसा कर दिया। अभी तक कंट्री साइड के जो लोग रहते थे वो अलग रहते थे, टाउन्स के अलग रहते थे, लेकिन अब टाउन्स और कंट्री साइड में क्लोज रिलेशनशिप आ गया। क्यों आ गया, क्योंकि जो मर्चेंट्स होते थे, वो मर्चेंट्स जो है काम तो कराते थे कंट्री साइड के लोगों से, लेकिन वो मर्चेंट्स रहते थे टाउन्स में, तो टाउन्स और कंट्री साइड का जो संबंध था वो भी बढ़ने लगा। कॉज द एक्सपेंशन ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड कॉलोनीज। इससे क्या हुआ, जो वर्ल्ड ट्रेड कॉलोनीज थी उसका भी एक्सपेंशन हुआ, वो भी बढ़ने लगी, वो भी ज़्यादा से ज़्यादा होने लगी। आगे देखो, द डिमांड फॉर गुड्स ग्रोइंग।
अब जो सामान था उसकी डिमांड्स भी ज़्यादा होने लगी, उसकी डिमांड ज़्यादा होने लगी तो वो सामान भी ज़्यादा बनने लगा। बट मर्चेंट्स कुड नॉट एक्सपोर्ट प्रोडक्शन विद टाउन्स। अब मर्चेंट्स जो थे वो इस सामान का प्रोडक्शन जो है वो टाउन्स में नहीं करते थे। अर्बन क्राफ्ट पर्सन पावरफुल कंट्रोल ओवर प्रोडक्शन, रेगुलेटेड प्राइस, रिस्ट्रिक्शन द एंट्री ऑफ न्यू पीपल। अब ये कुछ ऐसे इसमें रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए थे, जैसे कि अर्बन क्राफ्ट पर्सन जो होते थे वो पावरफुल होते थे, और उसके बाद जो प्रोडक्शन के में जो प्राइजेस होता था वो भी एक कंट्रोल होता था। मतलब कि जो लोग जो मर्चेंट्स हैं वो ऑलरेडी जो कंट्री साइड में हैं वही इसका प्राइस जो है वो रेगुलेट करते थे या प्राइस जो है वो कंट्रोल करते थे, या जो भी प्राइस इसमें गुड्स का होता था वो उसको वही देखते थे। और जो नए लोग थे उनकी इसमें एंट्री जो है वो रिस्ट्रिक्टेड कर दी गई थी। यानी कि जो पहले से चले आ रहे थे लोग, मर्चेंट्स चले आ रहे थे, वो तो काम कर रहे थे, वो तो इन लोगों से काम करा रहे थे, लेकिन जो नए लोग इसमें आना चाहते थे उनको इसमें एंट्री नहीं मिलती थी। इट वॉज डिफ़िकल्ट फॉर न्यू मर्चेंट्स। अब नए मर्चेंट्स के लिए ये एक परेशानी पैदा करती थी कि जो नए लोग हैं, जो नए मर्चेंट्स हैं, जो कि सेटअप करना चाहते हैं बिजनेस इन टाउन्स में सेटअप करना चाहते हैं, सो दे टर्न टू द कंट्री साइड। इसलिए अब बिज़नेस जो है वो टाउन्स में सेटअप करना चाहते हैं, लेकिन टाउन्स में उनका हो नहीं रहा बिज़नेस, तो उनको फिर कंट्री साइड में ही जाना पड़ता है। तो इसलिए जो नए मर्चेंट्स थे उनके सामने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही थी। आप देखो, मर्चेंट्स क्लॉथियर इन इंग्लैंड परचेज वूल फ्रॉम अ वूल स्टेपलर, कैरिड इनटू द स्पिनर, फुलर एंड फिनिश वाज डन इन द लंदन। अब जो जैसे देखा जाए तो जो क्लॉथियर मर्चेंट्स थे, जो कपड़ा बनाते थे, कपड़ा बनाने वाले जो मर्चेंट्स थे वो क्या करते थे, इंग्लैंड परचेज वूल फ्रॉम अ वूल स्टेपलर। अब जैसे इंग्लैंड था, इंग्लैंड जो है वो क्या करता था, इंग्लैंड से जो है जो क्लॉथियर मर्चेंट्स थे वो इंग्लैंड से वूल खरीदते थे। ठीक है, इंग्लैंड परचेज वूल फ्रॉम अ वूल स्टेपलर। जो इंग्लैंड था वो परचेज करता था, खरीदता था, वूल खरीदता था वूल स्टेपलर से। कैरिड इनटू स्पिनर्स, और फिर उसको स्पिनर्स को देता था। पहले उसने वूल खरीदा, रुई खरीद करके ऊन खरीद करके उसने स्पिनर को दिया, उसको स्पिन करने के लिए, उसका धागा बनाने के लिए। फुलर एंड फिनिश वॉज डन इन लंदन, और फिर उसकी फिनिशिंग जो है वो लंदन में होती थी। एक्सपोर्ट मर्चेंट्स सोल्ड द क्लॉथ इन द इंटरनेशनल मार्केट, और जो मर्चेंट्स जो एक्सपोर्ट करते थे वो मर्चेंट जो है फिर इसको इंटरनेशनल मार्केट में बेच देते थे। इट वॉज कंट्रोल्ड बाय मर्चेंट्स एंड द गुड्स वर प्रोड्यूस बाय द वास्ट नंबर ऑफ प्रोड्यूसर। अब ये जो चीज़ें थी, ये जो प्रोसेस था पूरा, ये प्रोसेस पूरी तरह से मर्चेंट्स के अंदर में कंट्रोल था, और जो सामान बनाया जाता था वो प्रोड्यूस बाय अ वास्ट नंबर ऑफ प्रोड्यूसर, और जो सामान बनता था वो बहुत बड़े संख्या में बहुत बड़े प्रोड्यूसर्स के सामने जो है प्रोड्यूसर्स के द्वारा बनाया जाता था। 20 वर्कर्स वर एम्प्लॉयड बाय ईच मर्चेंट। जो 20 वर्कर होते थे, हर मर्चेंट के पास 20 वर्कर्स जो थे वो होते थे। एक मर्चेंट के अंदर में 20 वर्कर्स जो थे वो होते थे। तो इस तरीके से बच्चों जो है, जो मैंने फर्स्ट लाइन बताई थी कि लंदन जो था, लंदन में कोई इंडस्ट्रीज़ नहीं थी, लेकिन फिर भी वर्ल्ड मार्केट में जो इंडस्ट्रियल सामान था या जो सामान था, गुड्स था, वो बहुत ज़्यादा था। तो ये कहाँ से बनता था, ये कंट्री साइड के लोग बनाते थे, और इसको जो है कौन बनवाता था, मर्चेंट्स बनवाते थे। मर्चेंट्स टाउन के होते थे, टाउन से वो लोग जाकर के कंट्री साइड में जाकर के पीजेंट्स को, वर्कर्स को, आर्टिशंस को पैसा दे करके ये सामान जो है वो बनवाते थे, फिर मनचाहे रेट पे उसको बेचते थे। तो ये तो था प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन। चलो आगे हम पढ़ते हैं द कमिंग अप ऑफ फैक्ट्रीज़। फैक्ट्रीज़ जो है वो कब आई, फैक्ट्रीज़ जो है वो कब बनी, कब आई, और इनका क्या क्या काम था, ये सब अब हम इसमें पढ़ेंगे। अभी हमने पढ़ा फैक्ट्रीज से पहले का समय, जो फैक्ट्रीज थी उनसे पहले क्या होता था, उनसे पहले सामान कहाँ से आता था। अब धीरे धीरे फैक्ट्रीज बननी शुरू हो गई। देखते हैं। इंग्लैंड केम अप टू द 1730s। ठीक है, सबसे पहले फैक्ट्रीज़ जो है वो शुरुआत हुई थी 1730s में इंग्लैंड में।
ठीक है। इंग्लैंड जो है वो प्रोडक्शन के मामले में काफ़ी अच्छा देश माना जाता है। इंग्लैंड में प्रोडक्शन बहुत जल्दी स्टार्ट हुआ था और उसी की वजह से इंडिया में भी प्रोडक्शन जो है वो काफ़ी जल्दी शुरू हो गया था, क्योंकि उस समय जो है इंडिया जो है वो एक इंग्लैंड की कॉलोनियल कंट्री थी। तो इंग्लैंड जो है, इंग्लैंड ने शुरुआत की 1730s में। कॉटन प्रोडक्शन बूम इन द लेट 19 विच अल्टीमेटली लेड टू द इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब कॉटन प्रोडक्शन को अगर हम देखा जाए तो 19s में जाकर के ये एक बूम हो गया और इसने इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से ये बूम हो गया। मतलब 1730s में इंग्लैंड में तो शुरू हुई ये फैक्ट्रीज बननी शुरू हो गई, लेकिन ये 90s तक आते आते जो कॉटन प्रोडक्शन था वो बूम्ड हो गया, ख़त्म हो गया। कैसे देखो, 1760s में ब्रिटेन इम्पोर्ट 2.5 मिलियन पाउंड्स ऑफ रॉ कॉटन, ठीक है। 1760s में अगर हम देखें तो ब्रिटेन ने इम्पोर्ट किया था 2.5 मिलियन पाउंड्स ऑफ रॉ कॉटन, ठीक है। 1716 में ब्रिटेन को जब ब्रिटेन में इंडस्ट्रीज सेटअप हो गई तो ब्रिटेन को कॉटन की ज़रूरत पड़ी, रॉ कॉटन की, और रॉ कॉटन जो था उसके लिए ब्रिटेन ने इम्पोर्ट किया था 2.5 मिलियन पाउंड्स ऑफ रॉ कॉटन। उसके बाद 1787 में दिस इम्पोर्ट रोज टू 22 मिलियन पाउंड और धीरे धीरे ये इम्पोर्ट जो था ये बढ़ गया और ये बढ़ करके 1787 में 22 मिलियन पाउंड जो था वो हो गया। अब देखो बच्चों यहाँ पे कितना वेरिएशन है, 60s में 2.5 मिलियन था और 87 में कितना बढ़ गया, 22 मिलियन हो गया ये। तो ये कहीं ना कहीं इससे जो है प्रोडक्शन जो है वो काफ़ी ज़्यादा होने लगा। देखो यहाँ पे एक पिक्चर है, ये आपकी बुक में भी दे रखी है, स्पिनिंग इन द 18th सेंचुरी। 18th सेंचुरी में जो स्पिनिंग है वो कैसे की जाती थी। स्पिनिंग के लिए स्पिनिंग जैसे ऊन से धागा बनाना या वूल से कॉटन से धागा बनाना, तो ये जो है इसके लिए इस मशीन का यूज़ किया जाता था और ये कुछ इस तरीके से बनती थी। उसके बाद आगे हम पढ़ते हैं प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है। प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन में हम पढ़ेंगे इवन बिफोर फैक्ट्रीज बिगन टू द सेटअप इन द इंग्लैंड एंड यूरोप, ठीक है। इंग्लैंड और यूरोप में फैक्ट्री सेटअप होने से पहले देयर वॉज द लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन फॉर एन इंटरनेशनल मार्केट। This was not based on factories, rather this was based on the cottage industry. This period was referred to as proto-industrialization by the historian. ये मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ पहले कि जो फैक्ट्रीज थी वो सेटअप नहीं हुई थी इंग्लैंड और यूरोप में, लेकिन फिर भी प्रोडक्शन जो है वो लार्ज स्केल में था। इंटरनेशनल मार्केट में प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो बहुत बड़े स्केल में था, ये फैक्ट्रीज़ के बेस पे नहीं था, ये था कॉटेज इंडस्ट्रीज़ के बेस पे। जैसे कि अभी मैंने बताया था आपको कि कंट्री साइड में लोग जो है वो क्या करते थे, वो सामान बनाते थे, मर्चेंट्स जो है उनसे बनवाते थे, और इस पीरियड को प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन कहा गया हिस्टोरियंस ने। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं हम। ये तो था प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है। अब ये देखो कमिंग अप फैक्ट्रीज में आप देख रहे हो, ये फैक्ट्री है कॉटन मिल पेंटेड बाय, ये कॉटन मिल है, कॉटन मिल बनाई गई। मतलब कमिंग अप फैक्ट्रीज, जो फैक्ट्रीज उस टाइम पे थी उसकी पिक्चर है ये। उसके बाद ये क्या है, इंडस्ट्रियल मैनचेस्टर बाय एम जैकवन, द इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज़, लंदन की कुछ पिक्चर है। ये सब आपकी बुक में दे रखा है, आप पढ़ सकते हो उसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। देन रिचर्ड आर्क्वेट क्रिएटेड द कॉटन मिल, ठीक है। उसके बाद रिचर्ड आर्क्वेट जो थे उन्होंने कॉटन मिल बनाई। द कॉस्टली न्यू मशीन्स कुड बी परचेज्ड, ठीक है। कॉस्टली न्यू मशीन्स उन्होंने परचेज़ की, मतलब कि जो महंगी मशीन थी उन्होंने परचेज़ की। सेटअप एंड मेंटेन इन द मिल, उन्होंने उन सब मशीनों को सेटअप किया और उसको फिर मिल में मेंटेन किया। दिस अलाउड a more careful supervision over the production process, a watch over quality and the regulation of the labor। अब इन चीज़ों में जो है उन्हें केयरफुली सुपरविज़न करना पड़ा, किस चीज़ का, प्रोडक्शन प्रोसेस का, जो प्रोडक्शन है वो कैसे हो रहा है, उसकी क्वालिटी क्या है, और लेबर जो है वो रेगुलेट है कि नहीं। मतलब लेबर जो है, मतलब एक तरह से फैक्ट्री उन्होंने बना दी। फैक्ट्री बनाने, देखो बच्चों, फैक्ट्री बनाना और उसको चलाना,
ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। फैक्ट्री बना तो कोई भी देगा, लेकिन वो चलनी चाहिए, प्रॉपर तरीके से चलनी चाहिए। उसके लिए क्या है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर देखना, उसको मेंटेन करना, उसको अपडेट करना, उसमें काम कैसा चल रहा है, उसकी जो प्रोडक्शन बन रहा है उसकी क्वालिटी कैसी है। तो ये सब चीज़ें जो है, ये सब चीज़ें इनको देखनी पड़ती थी। अब आगे देखो क्या है, द पेस ऑफ इंडस्ट्रियल चेंज। ठीक है, इंडस्ट्रियल चेंज का समय। अब इस जो इंडस्ट्रीज़ थी वो चेंज हुई थी किस किस फेज़ में, ये अलग अलग फेज़ में बताया गया है। उसका समय जो है वो कई पार्ट्स में बांट दिया गया है। तो उसमें देखो हम फर्स्ट फेज़ में क्या था। फर्स्ट फेज़ में द मोस्ट डायनेमिक इंडस्ट्री इन द ब्रिटेन वर क्लियरली कॉटन एंड मेटल। ठीक है, ब्रिटेन की जो सबसे पहली डायनेमिक इंडस्ट्री थी वो थी कॉटन और मेटल। ठीक है, ये तो क्लियर है। Growing at a rapid pace, cotton was the leading sector in the first phase of industrialization up to 1840s. After that, the iron and steel देखो led the way। सबसे पहले ब्रिटेन में जो है, ब्रिटेन में कॉटन और मेटल, ये दो शुरुआत के दौर में यानी फर्स्ट फेज़ में ये दो कंपनी जो है, ये दो इंडस्ट्री जो थी इसने बहुत अच्छा ग्रो किया। डायनेमिक इंडस्ट्री इनको कहा गया। और इसमें जो कॉटन थी, कॉटन एक लीडिंग सेक्टर था फर्स्ट फेज़ का। इवन 1840s तक जो इंडस्ट्रियलाइजेशन था कॉटन सेक्टर का वो बहुत ही लीडिंग था, बहुत ही ज़्यादा था। आफ्टर दैट कॉटन के बाद जो दूसरा नंबर था वो था आयरन और स्टील का। ठीक है, इस रास्ते में फर्स्ट फेज़ में जो पहला लीडिंग सेक्टर था वो था कॉटन, और कॉटन के बाद था आयरन और स्टील। विद द एक्सपेंशन ऑफ रेलवे, अब देखो रेलवे के आने के बाद, अब रेलवे आ गया है। रेलवे के आने के बाद इन इंग्लैंड फ्रॉम द 1840s में रेलवे आ गया था, एंड इन द कॉलोनीज फ्रॉम द 1860s। इंग्लैंड में तो 1840s में आ गया था, लेकिन जो इंग्लैंड की कॉलोनीज़ थी, यानी इंग्लैंड जिन देशों पे इंग्लैंड का अधिकार था, उन देशों में रेलवे जो है 1860s तक आ गया था। ये देखो, अ फिटिंग शॉप एट अ रेलवे वर्क्स इन इंग्लैंड। देखो ये एक वो है, ये एक रेलवे वर्क्स है इंग्लैंड में, जहाँ पे रेलवे का जो सामान है वो बनाया जा रहा है। यहाँ पे देखो ये मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। मतलब जैसे बताया ना अभी कि स्टील और आयरन इंडस्ट्रीज जो थी, तो रेलवे के आने के बाद में इसका ज़्यादा एक्सपेंशन हुआ था। ये तो था फर्स्ट फेज़। अब हम पढ़ते हैं सेकेंड फेज़। सेकेंड फेज़ में देखो क्या हुआ था। द न्यू इंडस्ट्रीज कुड नॉट ईजली डिस्प्ले ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज। अब जो नई इंडस्ट्रीज़ थी इसमें जो आई थी, उसको अपनी जगह बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल था, क्योंकि जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज़ थी, जो कॉटन इंडस्ट्रीज़ थी, जो पहले से इंडस्ट्रीज़ चली आ रही थी, उसकी जगह नई इंडस्ट्रीज़ को सेटअप करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। लेस देन 20% ऑफ द टोटल वर्क फोर्स वॉज एम्प्लॉयड इन द टेक्नोलॉजिकली एडवांस इंडस्ट्रियल सेक्टर। करीब 20% लोग जो थे वो इस टेक्नोलॉजिकली एडवांस इंडस्ट्रियल सेक्टर में एम्प्लॉयड थे। लार्ज पोर्शन ऑफ द आउटपुट वॉज प्रोड्यूस्ड नॉट विद इन फैक्ट्रीज बट आउटसाइड विद द डोमेस्टिक यूनिट्स। अभी भी देखो इंडस्ट्रीज़ तो शुरू हो गई, लेकिन अभी भी जो बहुत बड़ा प्रोडक्शन था वो फैक्ट्रीज़ में ना बन करके डोमेस्टिक यूनिट्स में, यानी कि जैसे पीछे बताया था ना कॉटेज इंडस्ट्री या प्रोटो इंडस्ट्रीज़, उसमें अभी भी बहुत सारा सामान जो है वो अभी भी उसमें बन रहा था। क्योंकि अभी तक क्या था, अभी तक इंडस्ट्रीज़ जो है कॉटन इंडस्ट्री और आयरन और स्टील इंडस्ट्री, इन्हीं का यही सब सेटअप हुई थी। तो इसलिए जो है, और इसमें कितने लोग थे, सिर्फ 20% लोग थे, तो बाकी के लोग जो है वो डोमेस्टिक यूनिट्स में लगे हुए थे अभी भी। ये सेकंड फेज़ था। देखो यहाँ पे एक फैक्ट्री का सीन है, अ स्पिनिंग फैक्ट्री इन 1813 में स्पिनिंग फैक्ट्री है, जिसकी यहाँ पे फ़ोटो दे रखी है। ये सब आपकी बुक में अवेलेबल है सब कुछ। अब देखो थर्ड फेज़ में क्या हुआ था। द पेस ऑफ चेंज इन द ट्रेडिशनल इंडस्ट्री वॉज नॉट सेट बाय स्टीम पावर कॉटन और मेटल इंडस्ट्री। अब इस फेज़ में क्या हुआ था, इस फेज़ में एक चेंज आया था। जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज़ थी वॉज नॉट सेट बाय स्टीम पावर। जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्री थी वो स्टीम पावर पे सेटअप नहीं थी।
कॉटन और मेटल इंडस्ट्री। मतलब अब जो है थर्ड फेज़ में स्टीम जो है, स्टीम इंजन का या स्टीम पावर का आविष्कार हो गया था, या स्टीम पावर सामने आ गई थी। तो जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्री थी, जो अभी तक सेकंड फेज़ तक चली आ रही थी, वो इंडस्ट्रीज़ स्टीम पावर पे बेस्ड नहीं थी। सिमिलरली ऑर्डिनरी एंड small innovation were the basic growth in many non-mechanized sectors such as food processing, building, pottery, glass work, tanning, furniture making and production of implement। इसके अलावा बहुत सारे स्मॉल इनोवेशन थे जो कि किए गए थे, जिससे कि ग्रोथ के लिए बेसिस थे, जैसे कि फूड प्रोसेसिंग था, बिल्डिंग था, पोट्री था, ग्लास वर्क था, टेनिंग था, फर्नीचर मेकिंग था। ये सब चीज़ें जो है, ये सब चीज़ें भी अदर जॉब्स में आ रही थी, अदर प्रोडक्शन में आ रही थी। अब है चौथा फेज़, फोर्थ फेज़, टेक्नोलॉजी चेंज अकर स्लोली। ठीक है, चौथे फेज़ में आते आते जो टेक्नोलॉजी थी वो धीरे धीरे स्लोली चेंज हो रही थी। दे डिड नॉट स्प्रेड ड्रामेटिकली अकर द इंडस्ट्री। अब ये जो है, ये बहुत जल्दी जो स्प्रेड नहीं हो पा रही थी, जो टेक्नोलॉजी थी वो धीरे धीरे विकास हो रहा था उसका, तो ये बहुत जल्दी स्प्रेड नहीं हो पा रही थी। न्यू टेक्नोलॉजी वर एक्सपेंसिव। देखो, जो नई टेक्नोलॉजी आ रही थी वो कैसी थी, वो एक्सपेंसिव थी, महंगी थी। एंड मर्चेंट्स एंड इंडस्ट्रियल वर कॉशियस अबाउट यूज इट। और जो मर्चेंट्स थे, इंडस्ट्रीज थे, वो इससे घबराते थे। आप देखो, कोई भी महंगी चीज़ हम खरीदते हैं तो कैसे हमें डर लगता है कहीं ख़राब ना हो जाए, कहीं उसका गलत यूज़ ना हो जाए, कहीं गलत चीज़ ना आ जाए। तो इसलिए जो नई टेक्नोलॉजी थी, नई मशीनें थी, वो कैसी थी, वो महंगी थी। और महंगी होने के कारण जो मर्चेंट्स और इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो इससे घबराते थे। द मशीन ऑफन ब्रोक डाउन एंड रिपेयर वॉज कॉस्टली। कि मशीन तो ले आए, मशीन अगर टूट गई तो उसको रिपेयर करने में पैसा लगता था, और पैसा जो उसकी रिपेयर कॉस्ट होती थी वो बहुत ज़्यादा महंगी होती थी। दे वर नॉट इफेक्टिव एज देयर इन्वेंटर्स एंड मैन्युफैक्चरर क्लेम। और जो मैन्युफैक्चर और इन्वेंटर्स जो क्लेम करते थे वो भी ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं थे। देखो, आज हम कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम लेने जाते हैं तो हमें उसकी गारंटी और वारंटी कार्ड मिलता है, तो हम उस गारंटी और वारंटी कार्ड से हम उस चीज़ को ख़रीद लेते हैं कि अगर वो कभी ख़राब होती है उस टाइम पीरियड में, तो हम वो या तो चेंज हो जाती है या फिर वो उसको ठीक करके देता है। तो उस समय क्या था, उस समय जो मैन्युफैक्चरर थे, जो इन्वेंटर्स थे, जो इन टेक्नोलॉजी को इन्वेंट करते थे, बनाते थे, उनके ऊपर क्लेम भी नहीं किया जा सकता था, वो इतने ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं होते थे। इसलिए जो ये मर्चेंट्स थे और इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो इनको यूज़ करने से डरते थे। आप देखो, यहाँ पे आ गया स्टीम इंजन एंड जेम्स वॉट। ठीक है, स्टीम इंजन बच्चों आपको पता होगा, स्टीम इंजन का आविष्कार किसने किया था, जेम्स वॉट ने। अब जेम्स वॉट इम्प्रूव द स्टीम इंजन प्रोड्यूस बाय न्यूकॉम इन 1781। ठीक है, नहीं, न्यूकॉम ने किया था स्टीम इंजन का। तो न्यूकॉम ने जो 1781 में स्टीम इंजन का आविष्कार किया था उसको जेम्स वॉट ने इम्प्रूव किया था, उसको उसमें जो भी गलतियाँ थी, जो भी कमियाँ थी, उसको उसने इम्प्रूव किया था। हिज इंडस्ट्रियलिस्ट फ्रेंड मैथ्यू बोल्टन मैन्युफैक्चर इन अ न्यू मॉडल। उसका फ्रेंड था, किसका, जेम्स वॉट का फ्रेंड था मैथ्यू बोल्टन। उसने एक नए मॉडल को मैन्युफैक्चर किया था, स्टीम इंजन का एक नया मॉडल बनाया था। बट फॉर द ईयर ही फेल्ड टू फाइंड एनी बायर। लेकिन उसने नया मॉडल तो बना दिया, लेकिन अगले 1 साल तक उसको कोई भी खरीदने वाला नहीं मिला। Thus even the most powerful new technology took time to be accepted by the industries। इस पावरफुल टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट करने के लिए इंडस्ट्रियलिस्ट को बहुत ज़्यादा टाइम लगा। मतलब कि काफ़ी टाइम के बाद लोगों ने, जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया। This proved that workers in mid-19th century were the traditional craftsperson and labor, नॉट द मशीन ऑपरेटर। इन चीज़ों से प्रूफ होता है कि 19th सेंचुरी के मिड तक जो पर्सन्स थे, जो लेबर्स थे, जो क्राफ्टमैन थे, वो ट्रेडिशनल थे, मशीन ऑपरेटर्स नहीं थे। यानी कि 19th सेंचुरी तक मशीनें जो हैं वो इंडस्ट्रीज़ में नहीं आई थी, जिसके कारण जो वर्कर्स थे वो कौन थे, वर्कर्स जो थे वो ट्रेडिशनल वर्कर्स थे। ट्रेडिशनल का मतलब यहाँ पे है कि जो पुराने समय से चला आ रहा है, यानी पहले जो वर्कर्स थे वो हाथ से काम करते थे, तो अब भी वो हाथ से
ही काम करते हैं, क्योंकि मशीन ऑपरेटर लेबर जो थी वो अभी तक नहीं बनी थी। तो ये तो था स्टीम इंजन। अब देखो हैंड लेबर एंड स्टीम पावर। यहाँ पे आपको दिख रहा है हैंड लेबर, हाथ से काम करने वाले लोग। पीपल ऑन द मूव इन सर्च ऑफ वर्क। द इलस्ट्रेशन लंदन न्यूज़, लंदन की न्यूज़ है ये, जिसमें दिखाया गया है कि लोग जो है वो कैसे अपने कैसे काम धंधा जो है वो ढूंढ रहे हैं। आगे देखते हैं। इन मैनी इंडस्ट्रीज़ द डिमांड फॉर लेबर वॉज सीजनल। अब बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ उस समय ऐसी थी जिसमें जो लेबर की डिमांड थी वो कैसी थी, सीजनल थी, यानी कि किसी एक पर्टिकुलर सीज़न में लेबर की डिमांड होती थी और फिर उस सीज़न के बाद उस लेबर की डिमांड ख़त्म हो जाती थी। गैस वर्क्स एंड ब्रीवेरीज वर स्पेशली बिजी थ्रू द कोल्ड मंथ। जो गैस का काम होता था इससे गैस से रिलेटेड जो भी काम होते थे वो सिर्फ कोल्ड मंथ में होते थे, ठंड के समय में होते थे। सो दे नीडेड मोर वर्कर्स टू मीट देयर पीक डिमांड। तो जब उनका डिमांड का टाइम आता था तब उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा वर्कर्स की ज़रूरत होती थी। बुक बाइंडर्स एंड प्रिंटर्स केटरिंग टू क्रिसमस डिमांड। अब देखो जो बुक बाइंडर्स होते थे, अब देखो यूरोप में, लंदन में ज़्यादातर क्रिश्चियन धर्म है, तो क्रिश्चियन धर्म का जो सबसे बड़ा फेस्टिवल होता है वो होता है क्रिसमस। तो क्रिसमस के टाइम पे बुक बाइंडर्स, प्रिंटर्स, केटर्स, इनकी डिमांड बहुत ज़्यादा हो जाती थी। टू नीडेड एक्स्ट्रा हैंड बिफोर दिसंबर एट द वाटर फ्रंट। अब देखो दिसंबर तक जो है इस काम को करने के लिए बहुत ज़्यादा लोगों की ज़रूरत होती थी। ज़्यादा एक्स्ट्रा हैंड का मतलब यहाँ पे ज़्यादा लोगों का सपोर्ट इसमें चाहिए होता था। एट द वाटर फ्रंट विंटर वॉज टाइम दैट शिप्स वर रिपेयर एंड स्प्रूस्ड अप। अब विंटर के टाइम पे क्या होता था, शिप्स जो थी, अब देखो शिप्स जो है वो गर्मियों में तो समुद्र में जाती थी इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने, लेकिन विंटर्स के टाइम पे क्या होता था, शिप्स जो है वो कहीं नहीं जाती थी और विंटर्स के टाइम पे शिप जो है वो रिपेयर की जाती थी। तो इस रिपेयर में, इस काम में भी लोगों की ज़रूरत पड़ती थी। इन मैनी इंडस्ट्रीज़ द डिमांड फॉर लेबर वॉज सीजनल। ठीक है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ ऐसी थी जहाँ पे जो लेबर की डिमांड थी वो क्या थी, सीजनल थी। ये अभी मैंने आपको पढ़ाया, देखो वही चीज़ सेम आ रही है फिर से। गैस वर्क एंड ब्रीवेयर्स वर स्पेशली बिजी थ्रू द कोल्ड मंथ। कोल्ड मंथ में गैस वर्कर्स ज़्यादा होते थे। और इसके बाद जब वही चीज़ है कि क्रिसमस के टाइम पे बुक बाइंडर्स, प्रिंटर्स, केटरिंग्स, इन सब की डिमांड ज़्यादा हो जाती थी तो ज़्यादा लोगों की ज़रूरत पड़ती थी। और शिप्स जो हैं वो रिपेयर होते थे कब, विंटर्स में। ठीक है, तो ये हो गया इस तरीके से आपका। अ रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स कुड बी प्रोड्यूस ओनली विद हैंड लेबर। ज़्यादातर प्रोडक्ट्स जो थे, अभी भी ज़्यादातर प्रोडक्ट जो थे वो किसके द्वारा बनाए जाते थे, हैंड लेबर के द्वारा बनाए जाते थे। इन विक्टोरियन ब्रिटेन द अपर क्लासेस, द एरिस्टोक्रेट एंड द बॉर्जियस प्रिफर्ड थिंग प्रोड्यूस बाय हैंड। अगर हम विक्टोरियन ब्रिटेन में देखें, ब्रिटेन के लोगों में देखें तो ब्रिटेन के लोगों में जो अपर क्लास के लोग होते थे, जो हाई क्लास के लोग होते थे, जैसे ज़्यादा रिच होते थे वो लोग, या एरिस्टोक्रेट्स होते थे, वो लोग प्रिफर करते थे हाथ से बने हुए सामान को। जो हाथ से प्रोड्यूस बाय हैंड होता था वो थिंग्स, वो सामान जो कि हाथ से बनाया जाता था उसको ये लोग ज़्यादा रेफ़र करते थे, यानी कि प्रिफर करते थे, ज़्यादा उस चीज़ को यूज़ करना पसंद करते थे। हैंडमेड प्रोडक्ट कैन बी सिम्बोलाइज रिफाइनमेंट एंड क्लास। हाथ से बने हुए सामान को यूज़ करना जो है वो एक सिम्बोलाइज था इनके क्लास को, मतलब कि इनके स्टेटस को सिम्बोलाइज करता था कि ये हाथ से बना हुआ सामान जो है वो यूज़ कर रहे हैं। मतलब कि एक नॉर्मल धारणा थी कि जो हाथ से बना हुआ सामान यूज़ कर रहे हैं तो वो दैट मीन्स दे बिकम रिच, मतलब कि वो ज़्यादा अमीर हैं और बहुत अच्छी हाई क्लास सोसाइटी के हैं। दे वर बेटर फिनिश्ड, इंडिविजुअल प्रोड्यूस एंड केयरफुली डिज़ाइन। अब ये जो चीज़ है, लोगों का मानना था कि जो हाथ से बनाई हुई चीज़ें होती हैं वो बेटर फिनिश्ड होती हैं, यानी कि अच्छी तरह से बनाई जाती हैं, क्योंकि हर एक सामान को एक आदमी बनाता है, इंडिविजुअली प्रोड्यूस करता है। मतलब एक एक आदमी जो है वो एक एक सामान को बनाता है और केयरफुली डिज़ाइन किया जाता है कि बहुत अच्छे से, बहुत ध्यान से इसको डिज़ाइन किया जाता है। मशीन मेड गुड्स वर फॉर एक्सपोर्ट टू द कॉलोनीज़। और जो मशीन मेड गुड्स था, जो मशीनों से बनाया जाता था लंदन में, उसको जो है उसको एक्सपोर्ट किया जाता था, ये अपनी कॉलोनीज़ में उसको एक्सपोर्ट कर देते थे। जैसे लंदन जो था, इंग्लैंड जो था,
या ब्रिटेन जो था, ब्रिटेन की जो कॉलोनीज़ थी, यानी कि ब्रिटेन का जिन जिन देशों पे कब्ज़ा था उनको कॉलोनीज़ कहा जाता है। तो जिन देशों पे इसका कब्ज़ा था उन देशों में ब्रिटेन जो है मशीन से बना हुआ सामान जो है वो भेज देता था। जैसे कि इंडिया, ब्रिटेन का कब्ज़ा इंडिया पे भी तो था, तो इंडिया जो है वो ब्रिटेन की कॉलोनी थी और वो अपना सामान, मशीन से बना हुआ सामान जो है वो इंडिया में एक्सपोर्ट कर देता था। तो ये सब चीज़ें होती थी। अब देखो, अब हम आगे पढ़ेंगे लाइफ ऑफ वर्कर्स। चलो बच्चों, अब हम लाइफ ऑफ वर्कर्स पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा, काफ़ी कुछ हमने पढ़ा है। एक क्विक रिव्यू कर लेते हैं ताकि आपको थोड़ा सा पीछे का जो है वो हो जाए। पीछे का भी शुरुआत की थी हमने इस पिक्चर से, उसके बाद हमने एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन पढ़ा था, फिर बिफोर द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से पहले की क्या स्थिति थी, फिर प्रोटो इंडस्ट्रीज़ पढ़ा हमने, इसकी प्रॉब्लम्स पढ़ी, कमिंग अप द फैक्ट्रीज़ पढ़ा कि लंदन में कब फैक्ट्री आई थी, ठीक है। उसके बाद हमने प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन पढ़ लिया था दोबारा। इसके बाद पेस ऑफ इंडस्ट्रियल चेंज, इंडस्ट्रियल चेंज के क्या क्या पेज थे, क्या क्या फेजेस थे, फर्स्ट फेज़ क्या था, सेकंड क्या था, थर्ड क्या था, और थर्ड फेज़ क्या था, और फोर्थ क्या था, ये भी पढ़ा। फिर स्टीम इंजन और जेम्स वाट भी पढ़ा कि स्टीम इंजन तो बन गया था लेकिन लोग जल्दी से इसको ख़रीदते नहीं थे, इसकी मैन्युफैक्चरिंग। तो ये सब चीज़ें जो है, ये सब चीज़ें हमने पढ़ ली थी कि ब्रिटेन में लोग जो है वो कैसे सामान को ख़रीदना पसंद करते थे। तो इस तरीके से हमारे टॉपिक का ये पार्ट जो है ये ख़त्म होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। इसको ध्यान से पढ़िए, इसको पॉज करके पढ़िए, नोट्स बनाइए बच्चों। नोट्स बनाओगे तो आपको ही फ़ायदा होगा। ये चीज़ें ऐसी हैं जो आपके लाइफ टाइम काम आएंगी। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।